इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है अखंड भारत विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह जी। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी पार्टी को लेकर इनकी क्या राजनीति है, पूरे प्रदेश में किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा, सपा, बसपा जैसी बड़ी पार्टियां सामने दिख रही है, आखिर उन पार्टियों को पीछे छोड़ के अपनी पार्टी को आगे खड़ा करने के लिए इनकी क्या योजनाएं हैं, इनकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं, किस तरह से अपनी पार्टी में महिलाओं को, युवाओं को और भी चीज़ें हैं जो सामने ला के उनके लिए पार्टी काम करेगी। आइए हम जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम रूबरू होते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं इनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी किस स्तर पे जाके काम कर रही है, किसानों के हित में कितनी काम कर रही है, क्या क्या इनकी योजनाएं हैं। सारी की सारी बातें आज हम खुल के करेंगे इनसे। तो मौजूद है हमारे साथ जसवीर सिंह जी। नमस्कार जसवीर जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपकी अखंड भारत विकास पार्टी जो है, तो इसका मेन मुद्दा क्या है? क्या किस तरह ये पार्टी यहाँ पे काम करेगी और कहाँ तक इस पार्टी के साथ आप किस तरह से इसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं? सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, जो नव वर्ष हमारा आगंतुक है, और मैं ये चाहता हूँ कि बहुत ढेर सारी खुशियाँ हमारे देश के लिए और प्रदेशवासियों के लिए लेके आए। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको भी नव वर्ष की व आपके स्टाफ को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। स्वीकार करें। रही बात हम लोगों की पार्टी की, तो पार्टी का हमारा स्थापना 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल पहले हमारी पार्टी की स्थापना हुई है। देश और प्रदेश की राजनीति एक अंतहीन दिशा की तरफ अग्रसर है, जिसकी वजह से बेहद परेशानी को देखते हुए कि देश किस दिशा की तरफ जा रहा है और प्रदेश एक अंतहीन जाति के मुद्दों को लेकर एक ऐसी राजनीति के विग्रह में फंस गया है, जिसको कि इससे निकालना देशवासियों के लिए और स्वयं प्रदेशवासियों के लिए एक मुश्किल का क्षण साबित हो रहा है। तो इसको देखते हुए, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने अपनी अखंड भारत विकास पार्टी का शुरुआत करी है, अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें हमारी पार्टी में किसी भी जात बिरादरी विशेष को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। सभी जातियाँ जो भी हैं अपने नाम के साथ जो भी वो लिखती हैं वो सब लिखें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम लोग भारतवासी हैं। हमारे कहने का मतलब है हम लोगों को सबसे पहले भारत देश के लिए सोचना है, और जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं, अगर यदि आप बताएंगे और उन योजनाओं को मैं अगर बताता हूं, तो देश और प्रदेश का बहुत ही भला है। कहाँ पे आप अभी आपकी शुरुआत 1.5 साल पहले पार्टी की हुई है? जी। तो किस योजना को सबसे आगे रखेंगे, जिस योजना को देख के पार्टी आपकी आगे आ जाए? क्या स्टंट करेंगे आप ताकि आपकी पार्टी फेमस हो? देखिए, स्टंट नट लोग करते हैं, हम लोगों के पास योजनाएं हैं। प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश को कैसे आगे ले जाना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य जो है हमारा किसानों को लेकर है कि हर साल देश में बाढ़ आती है, हर साल देश में सूखा पड़ता है। जितने भी मुख्यमंत्री, जितनी भी स्टेट्स के हिंदुस्तान में हमारे 27 स्टेट्स जो भी पड़ती हैं, ये लोग सूखे के नाम पर पैसा ले लेते हैं। हवाई जहाज से प्रधानमंत्रियों का, गृह मंत्री का, रक्षा मंत्री का सब दौरा करते हैं। फिर इनको एक निश्चित निर्धारित फंड जो इनकी मांग होती है उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा जो है इनको आवंटित कर दिया जाता है। कागजों पर सारा काम दिखाया जाता है, और जो मजबूर बेचारे परेशान किसान और बदहाल जीवन जीने वाले जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। किसान परेशान है, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। किसान बिल को लेके किसान नाखुश दिख रहे हैं। इस स्थिति में आपकी पार्टी कुछ कहना चाहेगी? बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, और उन्होंने जो कुछ भी देश के लिए अभी तक किया है वो सारी नवीन योजनाएं हैं, और उनकी योजनाओं से अखंड भारत विकास पार्टी भी आश्वस्त है कि ये और भी आगे देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन साथ में कुछ जो इन्होंने 3 बिल जो लॉन्च किए हैं, जिसको कि लोग काला कानून बोल रहे हैं, मैं इसे काला कानून तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ कुछ दाल में काला जरूर हो गया है। वो दाल में काला उनके अधिकारियों प्रतिनिधियों की वजह से साबित हो रहा है। यदि वो दाल में जो काला है, यदि उसको अमेंडमेंट में से निकाल कर उसका संशोधन करके और किसानों के साथ बैठ के बातचीत करके इसको जस्टिफाई और सर्टिफाई कर दिया जाए, तो पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बिल बनाए हैं वो गलत हैं,
लेकिन बिल में संशोधन अति आवश्यक है। आज ठंड के मौसम में जो हमारे देश के नौजवान, युवा, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इसमें लगभग 44 लोगों की अभी तक किसान धरने में अभी तक मृत्यु हुई है। आखिर किसानों को इस बिल से प्रॉब्लम कहाँ पे है? कौन सी समस्या है जो इस बिल को लेके इतनी खिलाफत हो रही है? आखिर क्या कहाँ पे कमी लग रही है? अगर किसी योजना को बनाया गया है जी, उस योजना को सबके लिए, किसानों के लिए किया गया है कि किसानों के खाते में सीधे पैसा जाएगा जो अपनी फसल उगाएंगे। देखिए, फसल बीमा योजना से लेके बहुत सी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे दी। उसके बाद जो ये अब किसान जिस बिल का विरोध कर रहे हैं, वो क्या कहता है बिल? वो किस बात का विरोध है? कहीं ना कहीं कुछ अज्ञानता है। तो कहीं अज्ञानता के बीच में राजनीतिक नेता अपनी रोटियां सेक तो नहीं रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी अज्ञानता का कारण यह है कि बिल को पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में प्रकाशित नहीं करवाया है। भारतीय जनता पार्टी जो भी अमेंडमेंट लेकर आती है उसको कभी भी प्रकाशनार्थ जो है जनता के सामने नहीं लाया जाता है। बिल जिस समय पास हुआ है, इसकी कमेटी कौन थी, इसमें कमेटी में कितने मेंबर थे, किन लोगों की अध्यक्षता में ये बिल पारित हुआ, ये जनता की जानकारी में नहीं है। तो आप किसान के साथ हैं या भाजपा के साथ? मैं दोनों के साथ हूँ। हमारी पार्टी दोनों के साथ। कैसे? बीजेपी की नीतियां गलत नहीं है। बीजेपी की नीतियों को निर्धारित करने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो समाज के बीच में जाके लोगों को समझाने वाले लोग हैं, उनकी मूर्खता की वजह से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। मैं किसानों के साथ की जो बात कर रहा हूँ, क्या कितने % वहाँ पर जो लोग हैं वो किसान दिख रहे हैं और कितने % ऐसे लोग हैं जो नेता दिख रहे हैं आपको? 99% वहाँ पर किसान है। अगर वहाँ पर कोई नेता टाइप के होते हैं तो उग्रवादी संगठन अगर कोई होता वहाँ पर, या कोई खालिस्तानी संगठन होता, या कोई जो है समाज में दुराव पैदा करने वाला संगठन होता, तो अब तक वहाँ पर मारपीट हो गई होती और वहाँ पर जो है दूसरी तरीके के आपको हिसाब किताब नजर आते। लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पर बाकायदा गुरबानी चल रही है, सरदार लोग अपने कीर्तन कर रहे हैं, जैसे जो है लंगर चलता है उस हिसाब से लंगर चल रहे हैं बाकायदा। मतलब वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं। अब बात ये मेन उठती है कि आखिर सिख लोगों को क्यों इस विरोध में आना पड़ा। जी, सबसे बड़ा सवाल है। सरदार कभी किसी भी राजनीति में आना पसंद नहीं करता है, कभी धरना नहीं करता, कभी धरना प्रदर्शन करना पसंद ही नहीं करता है। सरदार बहुत मेहनती कौम है। वो ये चाहते हैं कि हम सुबह निकले और रात के समय हमारी जेबें पैसे से भरी हुई हो। हमारी मेहनती कौम है और वो हिंदुस्तान के समर्थन में। कई लोग ये कहते हैं कि खालिस्तान समर्थक है। अरे खालिस्तान कितना बड़ा हम ले लेंगे? एक बहुत छोटा सा पंजाब का एक हिस्सा है। पंजाब को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, वो 70% गया। बाकी का बचा 30% का हिस्सा तो इंदिरा गांधी जी ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले हरियाणा बनाया, फिर हिमाचल प्रदेश बना दिया। तब पंजाब कितना सा बचा? इतना सा बचा। तो हम लोग इतने से पंजाब को लेकर क्या करेंगे? पूरा हिंदुस्तान हमें चाहिए। पूरा हिंदुस्तान हमारा, उस हिंदुस्तान में हम सब भाईचारे में रहेंगे। जब हम सब भाईचारे में रह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों के गुरुद्वारे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ग सिख समाज की कदर करता है, हर वर्ग हम लोगों को चाहता है। उनको मालूम है हम लोग कहीं भी जाते हैं हमें पूरा सम्मान मिलता है। आने वाले आगामी चुनाव में भी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। 1.5 साल आपकी पार्टी को गठन हुआ है, अभी पंचायत के चुनाव में, आने वाले 1 साल के बाद भी विधानसभा स्तर के चुनाव होने वाले हैं। इन सब में कहाँ पे आप 27 जिलों में हम लोगों की पार्टी का गठन बहुत मजबूती के साथ हो चुका है। और पर जिले से अगर हम लोग 2-2, 3-3 भी निकालेंगे तो हम लोग ये 55 जिलों को लेकर टारगेट करके चल रहे हैं कि हमें हमारे 110 विधायक हमें इसमें चाहिए आगामी 2022 में 110 विधायक आप अपने 100% हमारे निकलने ही निकलने। आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें और ये हमारी जबान की आप सच्चाई भी देख लेंगे कि इतना होना ही होना है। अच्छा, रही बात किसान आंदोलन की बात मेरी बीच में छूट गई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कारण क्या है कि सरदार लोग आज 34-35 दिन हो गए धरने पर बैठे, हट नहीं रहे। क्या कारण? उसका कारण ये है जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, विरोध इस चीज का हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट खेती। हमारी मोदी जी से प्रार्थना है, अखंड भारत विकास पार्टी मोदी जी से प्रार्थना करती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट खेती को हटा दिया जाए। जो किसान जैसे अपनी खेती कर रहा है वो वैसे करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खेती में जो भी पूंजीपति है वो अपना क्रेडिट नोट किसानों को देगा।
खाद, बीज, पानी वो अपने स्टैंडर्ड से देगा। किसानों के खेत में उनका हब बनेगा, उनका जो है एक स्टोर बनेगा। स्टोर बनने के बाद वहीं पर किसान अपने खेत से 10 किलो गेहूं भी अपने लिए नहीं ले सकता है, क्योंकि वहां पर उसकी निगरानी में उनके सेठ के बंदे बैठे हुए होंगे। तो आपका सबसे बड़ा विरोध यही है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती गलत है, इसको हटा दिया जाए और एमएसपी निश्चित की जाए। किसान जैसे स्वतंत्रता से अपना काम कर रहा है वो करे। अच्छा, मोदी जी का दूसरा कहना है कि किसान कहीं भी ले जाकर अपना माल बेचे, हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी कह रहे हैं कि बीच में से बिचौलियों को हमने हटा दिया, हमें इसका और ज्यादा खुशी है। हम उनकी हर बात का स्वागत कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है आने वाले समय में जमींदारी प्रथा को जन्म दे देगी। आपने जमींदार का मतलब सुना है? जमी का मतलब होता है जमीन, और दार का मतलब होता है उसको कब्जे में करने वाला जमींदार। जो जमींदार प्रथा हिंदुस्तान से बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने छुटकारा पाया, वो दोबारा हो जाएगी। क्योंकि क्रेडिट नोट जैसे ही किसान को मिलेगा, ये लाख रुपए लीजिए, 2 लाख रुपए लीजिए, 3 लाख रुपए लीजिए, किसान कर्जीदार हो जाएगा। और यदि उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो फसल खराब को जो क्रेडिट नोट देने वाला सेठ है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा ये हमारे मानक पे सही नहीं, फसल खराब है, ये हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो किसान को वो फसल अपनी फेंकनी पड़ेगी या औने पौने दाम पर बेचनी पड़ेगी, और वो कहेगा कि मेरा पैसा मुझको वापस करो। यदि वो पैसा नहीं वापस करता है तो वो जमीन उसके पास बंधक में चली जाएगी। इस चीज का विरोध हो रहा है कि बंधुआ मजदूरी वाला हमारी जमीन और हम ही बंधुआ। किसान इस बात का विरोध कर रहा है। दूसरी बात, एक जो लिमिटेशन थी सामान की कि आप इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, अब वो लिमिटेशन जो खत्म की गई है, इस बात का सिख और जो है सरदार और समाज जो किसान है वो इस चीज का भी विरोध कर रहे हैं। इसको खत्म किया जाना चाहिए। लिमिटेशन एक बाउंडेशन होनी चाहिए, आप इससे ज्यादा अनाज आप 1000 क्विंटल से ज्यादा आप नहीं जमा कर सकते। अब इसमें आप लाख क्विंटल जमा करो। तो मैं समझना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ जी कि पहले क्या था कि ठेकेदार अनाज खरीद लेता था, जी खरीद के स्टोर कर लेता था और फिर उसी अनाज को सरकार को बेचता था। अब तो ये चीज खत्म कर दी गई ना। आप हमारी, मैं फिर समझाना चाहूँगा। देखिए, हम ना अडानी के विरोध में हैं, ना हम अंबानी के विरोध में हैं, और ना ही हम किसी, मेरे कहने का मतलब है सरकार ने यह कहा है कि जितना जो मर्जी चाहे उतना खरीद ले, स्टोर कर ले। ये आने वाले समय में ब्लैक मेलिंग को और ब्लैक मार्केट को बढ़ावा देगी चीज। आने वाले समय में मान लीजिए 10 लोगों ने, 10 पूंजीपतियों ने दिमाग में लगा लिया कि हमको इस रेट में सौदा बेचना है। ऑलरेडी वायदा कारोबार चल रहा है जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी देश एक बैलेंसिंग मोड पे आ गया। यदि अगर ये मोड आ गया कि सब धन्ना सेठों के पास सारी प्रॉपर्टी कवर अप हो गई, सारा अनाज कवर अप हो गया, सारी सब्जियां कवर अप हो गई, तो लोग बेहाल हो जाएंगे। गेहूं जो है 100 रुपए किलो के रेट में चला जाएगा। अभी आपने देखा था प्याज 120 रुपए किलो बिका है। ठीक है, आपका आलू पहली बार हिंदुस्तान में 60 रुपए किलो पर आकर बिका। ये 100 रुपए का 7 किलो। हाँ, अब 100 रुपए का 7 किलो। बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये भी एक पॉलिसी है, वो भी एक पॉलिसी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पॉलिसियां जो हैं, ये जो बड़े धन्ना सेठ लोग बैठे हुए हैं, ये लोग गरीब जनता को चूस लेते हैं। इनका जब भी शादी ब्याह का या जो भी मतलब ऐसे त्योहार हिंदुस्तान में आते हैं तो उस समय ये लोग ब्लैक मार्केट को बढ़ावा दे देते हैं। वो जो ब्लैक मार्केट का बढ़ावा होता है वो हमारे समाज को और गरीब वर्ग को अस्त व्यस्त कर देता है, तहस नहस कर देता है। जितनी भी महिलाएं हैं उनकी गृहस्थी, उनकी रसोई को मतलब चूल्हे हिला के रख देता है। वो हमारी पार्टी नहीं चाहती कि इस समाज में हो। हमारी मोदी जी से ये प्रार्थना है, वो हमारे बहुत सभ्य और पढ़े लिखे और बहुत दिमागदार पर्सनैलिटी हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज उन तक जाएगी, वो मेरी बात को और मेरी मंशा को समझेंगे। जमींदारी प्रथा को हमें दोबारा नहीं लाना है, जिसके लिए लड़ाई लड़ी, जिसके लिए किसान लड़ाई लड़ा। नहीं, पूर्वजों ने भी जिम्मेदारी को खत्म करने की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। हम दोबारा नहीं चाहते कि हमारा देश उस जमींदारी प्रथा में आए। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से और हम लोगों के जैसे जागरूक लोगों के होते हुए देश फिर से गुलामी वाली व्यथा झेले और लोग थोड़े थोड़े चीज के लिए भी परेशान। चलिए, हम अभी यहाँ से आपको ले चलते हैं आपकी पार्टी की तरफ। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी अभी जो चुनावों को देखते हुए पार्टी के गठन के बाद में पार्टी कितनी आपकी अभी प्रदेश राजधानी में कितनी मजबूत आपकी पार्टी हो चुकी है?
राजधानी में हमारी पार्टी, आप ये समझ लीजिए, हमारे करीब इस समय करीब 15,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर बने हुए हैं। 15,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं जिन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी हुई है, और वो 15,000 मेंबर भी अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगे हुए हैं कि हमारी पार्टी जो है वरिष्ठता की सूची पर आए और हम लोग आगे बढ़े, लोगों को पता चले। धीरे धीरे ही अभी बिल्कुल नया हमारा आगाज़ है और धीरे धीरे हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग तरक्की करेंगे। सर, तरक्की आप करेंगे या तरक्की देश करेगा? लोग करेंगे? जो आपकी पार्टी को जब बड़ा हम करेंगे, तरक्की किसकी देखते हैं आप? सर, हम देश और समाज की तरक्की। लेकिन नेता तरक्की अपनी कर लेते हैं सर, आप जिस कंडीशन में आज हमें देख रहे हैं, आप वैसे भी हमें वैसे ही देखिए। चलिए, हम आने वाले कल में भी आपकी कंडीशन को जरूर देखेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल मेरा और है कि महिलाओं और युवाओं के लिए और आज की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए, अपराध को देखते हुए, हालांकि अपराध पे बहुत अंकुश लगाया गया उत्तर प्रदेश में, ताबड़तोड़ योगी जी ने ताबड़तोड़ किए हैं, जिससे कि जो समाज है अपना, जो डरा हुआ कभी था, आज डरा हुआ नहीं लगता है, कभी डरा नहीं, जो डराया गया वो डरा। हमारा आपसे कहना था कि आप, अगर आप आते हैं आने वाले कल में, अगर आप बैठते हैं तो आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों ने जो पार्टी को प्राथमिकता पर रखा है कि उत्तर प्रदेश में बेगर्स कॉलोनी की बहुत ज़बरदस्त एक डिमांड है। हर जगह आप चौराहे पर कहीं खड़े हो जाए तो आपके अगल बगल एक दो बच्चा लिए हुए, एक दो भिखारी टाइप के होते आ जाएंगे, भैया दो भैया दो जी। मतलब आप खड़े नहीं हो सकते, कभी आपको इधर जाना पड़ेगा, कभी उधर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट हमारी पार्टी ने बनाया कि बेगर्स कॉलोनी हम लोग पूरे यूपी में जो है क्रिएट करेंगे। मतलब पूरे शहर के बाहर बिल्कुल अलग उनके लिए एक स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं और उनके रहने की पूरी व्यवस्था। मंदिर के बाहर आपको एक भी भिखारी देखने को भी नहीं मिलेगा। ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता में है कि ताकि हमारी प्रदेश बिल्कुल साफ सुथरा नजर आए और एक आगाज़ पूरे हिंदुस्तान को जाए, अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को देखें कि हाँ भाई, यूपी में कोई काम किसी ने किया है। यदि आपको कुछ देना है किसी को, तो आपको बाकायदा जो है उसका नंबर और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ इनकी कॉलोनी बनी हुई है। बाकायदा इनसे गांधी ग्रामोद्योग के सारे भी काम करवाए जाएंगे। समाज से संबंधित जितने भी अच्छे और नेक काम हैं। बड़ी सोचने वाली बात है कि आज़ादी को 70-72 साल बीत जाने के बाद भी आज भी स्ट्रीट पे लोग अपना जीवन जी रहे हैं, सड़कों पे। आखिर ये आते कहाँ से हैं? ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं? उसी सर्किल पे, उसी चौराहे पे नेता भी गुजरता है, एक IAS ऑफिसर भी गुजरता है, उसी चौराहे से बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजरती हैं, और उन लोगों पे आखिर क्यों कोई सवाल नहीं उठता है? जो लोग चौराहे पे खड़े होके आप देख रहे हैं कि क्या करना मैं बताता हूँ। ऐसा है कि पिछले 70-72 सालों में जो भी हमारा, जब से देश आज़ाद हुआ है, 47 से अगर हम ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए, स्ट्रीट्स बेगर्स के लिए योजनाएं नहीं बनी। सरकार ने बाकायदा पैसा जारी किया है और इस पैसे को जो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, ये कागजों में सिमट गया ये पैसा और बढ़ गया। आप गोमती नगर चले जाइए, एक एक अधिकारी की आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आएंगी। यदि उस बिल्डिंग का आकलन कर लिया जाए तो एक एक बिल्डिंग करीब करीब किसी की 12 करोड़ की, किसी की 15 करोड़ की, किसी की 20 करोड़ की, किसी किसी की तो 250-250 करोड़ की आपको नजर आएगी। यदि अगर बाथरूम ही आप देख लेंगे तो आपकी आंखें फैल जाएंगी कि ओह, बाकायदा बाहर से, फॉरेन से एक्सपोर्ट करके मंगाए गए, इम्पोर्ट करके मंगाए गए। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो पैसा है वो जनता का पैसा है, जो इन अधिकारियों ने चूस लिया और अपने घरों में लगा लिया। इनके बच्चे किसी के ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, किसी के कनाडा में पढ़ रहे हैं, किसी के अमेरिका में पढ़ रहे हैं। घर में 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यदि इनका आकलन आप करिए, इनकी तनख्वाह को देखते हुए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये वो काला धन है। यही काला धन है, यही काला धन, ये वो काला धन है जो जनता के लिए सरकार ने सुनिश्चित किया था इनकी भलाई के लिए, वो ये सब चूस गए। तो आप सत्ता में अगर आ गए तो ये काला धन वापस निकालेंगे? देखिए, ये काला धन वापस निकल नहीं सकता है, ये तो जो लगना था लग चुका है। लेकिन योजनाएं ऐसी बनाई जा सकती हैं कि अब अधिकारी उस स्तर पे भ्रष्टाचार ना कर सके, हर चीज का एक आकलन हो, ऑनलाइन सारी व्यवस्था हो, जिसको कि जैसे कि हमारे मोदी जी ऑनलाइन करने में जुटे हुए हैं, ये इसी चीज की आग लगी हुई है। बार बार मोदी जी कर रहे हैं, आपको मोदी जी से प्यार हो गया है क्या? देखिए, मोदी जी हमारे एक प्रिय प्रधानमंत्री हैं और उनकी कुछ योजनाएं हमें बड़ी पसंद आ गई हैं। आप सोचेंगे कि आप अखंड भारत विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आप तारीफ मोदी जी की कर रहे हैं, तो मैं उनका विरोधी कब हूँ?
भाई जो अच्छी योजनाएं हैं वो तारीफ के काबिल है, लेकिन अगर मोदी जी कहीं गलत हैं तो उनको गलत साबित करने में शायद आपको यकीन नहीं होगा। जो उनके साथ जुड़े लोग हैं वही उनको गलत साबित कर रहे हैं। मोदी जी की अगर सत्ता डूबती है, मोदी जी अगर जो है इस बार का चुनाव हारते हैं और अगर कांग्रेस या कोई और पार्टी, अन्य पार्टी अगर केंद्र सरकार की सत्ता में काबिज होती है तो मोदी जी को हराने वाले उन्हीं के दल के लोग होंगे जो भीतर घाती कहलाते हैं, जिनको हम आप आस्तीन का सांप कहते हैं। जी जी जी। तो यानी कि आपका साफ साफ कहना है कि मोदी जी आज बिल्कुल ठीक है और मोदी जी के जो आसपास के लोग जो देखिए कुछ जो नीतियां होती हैं वो उन्होंने, मोदी जी एक आदमी है, देश कितना 135 करोड़ का देश है, 135 करोड़ के देश में 135 बुद्धियां, 135 करोड़ बुद्धियां, हर आदमी कहीं ना कहीं नाच रहा है कि मैं इसके साथ हूं, मैं इसके साथ हूं, मैं इसके साथ हूं। एक आदमी एक योजना बनाता है, अगर यदि कोई कमी है योजना में तो हम लोग सब मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे ना। भाई किसान बिल में देखिए 3 कमियां हैं, मैंने वो तीनों कमियां आपको बताई। पहली बात कॉन्ट्रैक्ट खेती, दूसरी बात MSP का क्लियरिफिकेशन ना होना, और तीसरी बात जो इसमें मेन आ रही है आपकी, क्या बोलते हैं आप बताइए, अभी मैंने बोला था MSP और कॉन्ट्रैक्ट खेती बता रहे आप हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खेती और जमींदारी प्रथा का अंत, वही जो क्रेडिट नोट सेठ लोग देना चाहते हैं उनको, तो किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं ये तीनों कमियां मोदी जी दूर करते हैं, बाकी बिल में कोई कमी नहीं है, पूरा भारत उनका स्वागत करेगा, सिख समाज उनका स्वागत अपनी करेगा। पार्टी को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वर्ष 2021 आने वाला है। देखिए हम ये चाहते हैं कि पहली बात तो कि 2021 पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा मंगलमय, बहुत ही अच्छा साल हो। जो 2020 में हम लोगों ने दुश्वारियां देखी हैं, जो परेशानियां देखी हैं, वो परेशानियां ईश्वर हम सबको इस 2021 में ना दिखाए, हम लोग इसकी प्रार्थना करते हैं। और मैं समस्त देशवासियों को और प्रदेशवासियों को अखंड भारत विकास पार्टी की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ अखंड भारत विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर जी, जिन्होंने किसानों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और बहुत सी बारीकियों से हमसे रूबरू हुए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई हस्ती के साथ, तब तक देखते रहिए इंडिया जंक्शन। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।